राजनीति में बिसात भी वही रहती है और मोहरे भी वही। बस वक्त के साथ चाल बदल जाती है और चुनाव वो खेल है जहां नेता मोहरे जरूर होते हैं, लेकिन आखिरी चाल जनता चलती है। उत्तर प्रदेश का 2027 विधानसभा चुनाव अभी दूर है, लेकिन सियासी बिसात पर हलचल अभी से तेज हो गई है। सबसे ज्यादा चर्चा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन को लेकर है। 2024 के लोकसभा चुनाव में दोनों साथ आए थे और बीजेपी के खिलाफ एक मजबूत चुनौती भी पेश की थी। अब 2027 के चुनाव में भी दोनों दल साथ रहेंगे, यही आज का सवाल है। पर उससे कई ज्यादा अभी चर्चा है कि क्या ये साथ पहले जैसा असर दिखा पाएगा। गठबंधन की राजनीति में सबसे बड़ी चीज होती है भरोसा और विश्वास। हालांकि मतलब एक है दोनों शब्दों का, पर अर्थ अलग अलग है। उसके बाद आती है सीटों की बात। कांग्रेस चाहती है कि सीट बंटवारे पर उसे सम्मानजनक हिस्सेदारी मिले और पार्टी पहले से सीटों पर बातचीत करना चाहती है। दोनों दल 403 विधानसभा सीटों पर अलग अलग सर्वे भी कर रहे हैं, ताकि ये पता लगाया जा सके कि कौन सी सीट किसके लिए ज्यादा मजबूत है। लेकिन यहीं से कहानी थोड़ी सी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि जब दो पार्टियां एक दूसरे का हाथ पकड़कर चुनावी मैदान में उतरती हैं, तो सवाल सिर्फ ये नहीं होता कि दोनों के वोट जुड़ेंगे या नहीं। सवाल ये भी होता है कि क्या दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता एक दूसरे के लिए जमीन पर मेहनत करेंगे। और राजनीति में ये कहावत तब और ज्यादा मायने रखती है जब बाहर का मुकाबला करने से पहले अंदर का भरोसा मजबूत करना पड़े। हाल के दिनों में दोनों दलों के नेताओं के बीच बयानबाजी और सीटों को लेकर खींचतान की खबरें लगातार सामने आती रही हैं। बीजेपी भी इसी को मुद्दा बनाकर गठबंधन की एकजुटता पर सवाल उठा रही है। अब जरा दूसरी तरफ देखिए, कांग्रेस के लिए यूपी सिर्फ विधानसभा चुनाव जीतने की लड़ाई नहीं है। पार्टी यहां अपना संगठन मजबूत करना चाहती है, युवाओं तक पहुंच बढ़ाना चाहती है और 2029 से पहले यूपी में अपनी राजनीतिक जमीन फिर से मजबूत करना चाहती है। वहीं समाजवादी पार्टी के लिए भी ये चुनाव बेहद अहम है, क्योंकि पार्टी यूपी में अपनी सबसे बड़ी विपक्षी ताकत के तौर पर खुद को बनाए रखना चाहती है। यानी दोनों की जरूरत अलग है, लेकिन रास्ता फिलहाल एक है। और यही सवाल उठता है कि क्या ये साथ मजबूरी या रणनीति, क्योंकि राजनीति में कोई किसी को अपने पास बैठाता है तो उसके पीछे भी कोई गणित होती है। लेकिन अगर वही साथी आगे चलकर अपनी अलग चाल चलने लगे, तो फिर गठबंधन की गाड़ी कहां जाएगी। राजनीति में इसका सीधा अर्थ निकालना सही नहीं होगा, लेकिन जनता के नजरिए से देखें तो गठबंधन की असली परीक्षा यही है कि नेताओं की आपसी रणनीति से आगे जनता के मुद्दे कितने बड़े हैं। फिलहाल सपा और कांग्रेस गठबंधन को कायम रखने की कोशिश में है और कांग्रेस तो सीटों पर जल्द बातचीत की पैरवी भी कर चुकी है। लेकिन सीट बंटवारा, संगठन की ताकत और वोट ट्रांसफर, यही वो तीन चीजें हैं जो इस रिश्ते की असली परीक्षा ली है। तो सवाल अभी खुला है कि क्या साइकिल और पंजा साथ मिलकर यूपी की सियासी सड़क पर नई कहानी लिखेंगे, या फिर चुनाव आते आते दोनों अपने अपने रास्ते की चाल चलेंगे। क्योंकि आखिर में राजनीति की बिसात पर सबसे बड़ा मोहरा कोई नेता नहीं, जनता है, और आखिरी चाल भी वही चलेगी। उत्तर प्रदेश की सियासत में 2027 का विधानसभा चुनाव अभी से ही गर्मा गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस ने इस बार अपनी पुरानी रणनीति से हटकर कुछ नया करने का फैसला किया है। पार्टी ने अपने पारंपरिक वोट बैंक मुस्लिम, ब्राह्मण और दलित से हटकर अब अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी वोट बैंक को साधने की पूरी तैयारी कर ली है। सियासी गलियारों में चर्चा है कि कांग्रेस अब अखिलेश यादव की साइकिल का पंचर करने की रणनीति बना रही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या कांग्रेस ये मुश्किल काम कर पाएगी। साथ बैठकर भी अगर नजरें अपनी अपनी मंजिल पर हो, तो गठबंधन सिर्फ नाम का रह जाता है। और अब सवाल यही है कि क्या कांग्रेस और सपा के रिश्ते में भी कुछ ऐसा ही पकड़ा है। इसका पहला संकेत है CWC बैठक में राम मंदिर का मुद्दा। 19 अगस्त 2026 को दिल्ली में हुई CWC की बैठक में कांग्रेस ने बड़ा रणनीतिक फैसला लिया। पार्टी ने तय किया कि राम मंदिर चंदा चोरी के मुद्दे को वो घर घर तक ले जाएगी। कांग्रेस महासचिव KC वेणुगोपाल ने कहा कि राम मंदिर से चंदे की चोरी अब घर घर चोरी का मुद्दा बन जाएगी। CWC ने राम मंदिर चंदे के मुद्दे को लेकर देश भर में प्रदर्शन का फैसला किया है। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस मामले को लेकर वित्तीय अनियमितताओं का मुद्दा उठाया
ये कदम इसलिए अहम है क्योंकि कांग्रेस अब हिंदुत्व के मुद्दे पर बीजेपी को उसी के हथियार से जवाब देने की कोशिश कर रही है। राम मंदिर आंदोलन को लेकर बीजेपी का पारंपरिक वोट बैंक रहा है, लेकिन कांग्रेस अब चंदा चोरी के जरिए बीजेपी की साख को चुनौती दे रही है। 21 अगस्त 2026 को कांग्रेस ने लखनऊ स्थित अपने प्रदेश मुख्यालय में ओबीसी नेताओं की बड़ी बैठक बुलाई। इस बैठक में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के ओबीसी विंग के पदाधिकारी ने हिस्सा लिया। इससे पहले 18 जुलाई 2026 को भी कांग्रेस ओबीसी प्रकोष्ठ की जिला स्तरीय बैठक लखनऊ में हुई थी। यानी कांग्रेस ओबीसी वोटरों को साधने के लिए पूरी तरह से लगातार मंथन कर रही है। तीसरा संकेत है राहुल गांधी की ओबीसी नेताओं से मीटिंग। 18 अगस्त 2026 को विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने दिल्ली में ओबीसी कांग्रेस के साथ राज्यों के करीब 300 जिला अध्यक्ष के साथ बड़ी बैठक की। इस मीटिंग में उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, दिल्ली, राजस्थान और हरियाणा के ओबीसी कांग्रेस जिला अध्यक्ष शामिल हुए और जातिगत जनगणना के मुद्दे को जनता के बीच ले जाने की अपील की। राहुल ने साफ कहा, सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करना होगा, ओबीसी के अधिकारों के मुद्दों को मजबूती से उठाना होगा। दूसरी तरफ ये भी यहाँ अहम है कि राहुल गांधी इस वक्त इससे जुड़े काफी कार्यक्रम भी कर रहे हैं। चौथा संकेत है सोशल जस्टिस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत। कांग्रेस ने 2026 के विधानसभा चुनाव के लिए यूपी में सोशल जस्टिस कॉन्फ्रेंस एक सीरीज शुरू करने का फैसला किया है। ये अभियान दलित और पिछड़े वर्ग के समुदाय पर फोकस करेंगे। कांग्रेस का मकसद उन मतदाताओं तक पहुंचना है जो सालों से पार्टी से दूर हो गए हैं। इस अभियान को बहुजन विचार अभियान का नाम दिया गया है। ओबीसी विंग ने घोषणा की है कि कांग्रेस अगले 1 महीने में पूरे उत्तर प्रदेश में सेमिनार और पदयात्रा आयोजित करेगी। इसमें कांग्रेस यूथ का एक हिस्सा जेनजी को साधने के लिए भी यात्रा निकाल रहा है। पांचवा संकेत है जाति जनगणना का मुद्दा। राहुल गांधी ओबीसी विभाग को संबोधित करते हुए जाति जनगणना और ओबीसी कैटेगरी के लिए समर्पित प्रावधानों की मांग कर रहे हैं। पार्टी का नारा है, जितनी आबादी उतना हक। तो कांग्रेस का पुराना वोट बैंक क्या था, ये भी समझ लीजिए। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का पारंपरिक वोट बैंक 3 खंभों पर टिका हुआ था, मुस्लिम, ब्राह्मण और दलित। ये समीकरण कई दशकों तक काम करता रहा, लेकिन पिछले कुछ सालों में ये समीकरण बिखर गया। मुस्लिम वोट समाजवादी की ओर चला गया, ब्राह्मण वोट बीजेपी की तरफ चला गया और दलित वोट बहुजन समाज पार्टी की तरफ चला गया। हालांकि हाल के चुनावों में दलित वोटों में बिखराव देखने को जरूर मिला है। इस ट्रायंगल के टूटने के बाद कांग्रेस उत्तर प्रदेश में लगभग नाम मात्र की होकर रह गई है। अब पार्टी ने एक नया समीकरण बनाने की कोशिश शुरू की है, ओबीसी, दलित और अल्पसंख्यक के साथ। यूपी में ओबीसी वोट बैंक इतना अहम क्यों है? तो उत्तर प्रदेश की आबादी में ओबीसी वर्ग की हिस्सेदारी करीब 45 से 50% की मानी जाती है। इसमें गैर यादव ओबीसी जो करीब 35 से 40% है, सबसे बड़ा समूह है। दलित आबादी करीब 21% और मुस्लिम आबादी करीब 19%। 2014 के बाद बीजेपी का उदय गैर यादव ओबीसी वोटरों की बदौलत हुआ, यानी ओबीसी वोट ही सत्ता की चाबी है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बीजेपी के ओबीसी सपोर्ट बेस में सिर्फ 7 से 8% तक की कटौती भी उसके लिए बड़ा खतरा बन सकती है। कांग्रेस के पैतरों का असर किस पर पड़ेगा? अब आप ये सोच रहे होंगे, अगर कांग्रेस ओबीसी वोटरों को साधने में कामयाब रही तो इसका सीधा नुकसान सपा और बीजेपी दोनों को हो सकता है। पहला है सपा के लिए खतरा। सपा का पारंपरिक वोट बैंक यादव, ओबीसी और मुस्लिम है। अगर कांग्रेस गैर यादव ओबीसी वोटरों को अपनी ओर खींचती है तो सपा को बड़ा झटका लग सकता है। सपा और कांग्रेस दोनों सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति करते हुए ओबीसी और दलित वोटरों को साधने की कोशिश कर रही है। दूसरा है बीजेपी के लिए खतरा। अगर कांग्रेस इन वोटरों में सेंध लगाने में कामयाब रही तो ये बीजेपी के लिए बड़ा संकट होगा। बीजेपी ने भी अपनी रणनीति में बड़ा बदलाव किया है और ओबीसी वोटरों को बचाए रखने की कोशिश कर रही है। हालांकि कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती संगठनात्मक कमजोरी है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का संगठन लगभग खत्म हो चुका है। पार्टी के पास कोई मजबूत ओबीसी चेहरा नहीं। पार्टी का अगला बड़ा कदम किसी प्रभावशाली ओबीसी चेहरे को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनाना हो सकता है। यूपी की राजनीति को अगर समझना है तो सिर्फ 2024 लोकसभा चुनाव का नतीजा देखना काफी नहीं है। लोकसभा में बीजेपी को बड़ा झटका लगा।
सपा अपने इतिहास के सबसे मजबूत प्रदर्शन के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनी। कांग्रेस ने भी वापसी की, लेकिन इसके बाद हुए उपचुनावों में तस्वीर फिर बदल गई। तो क्या यूपी का मूड बदल रहा है या फिर ये सिर्फ चुनाव दर चुनाव बदलता हुआ राजनीतिक गणित है? सबसे पहले 2024 लोकसभा का नंबर देखिए। यूपी के 80 सीटों में सपा ने 37, कांग्रेस ने 6, यानी इंडिया गठबंधन ने कुल 43 सीटें जीती। बीजेपी 33 पर सिमट गई और उसके सहयोगियों को 3 सीटें मिली, यानी 2019 में 62 सीटें जीतने वाली बीजेपी के लिए ये बहुत बड़ा झटका था। दूसरी तरफ सपा की 37 सीटें उसका लोकसभा चुनाव में अब तक का सबसे मजबूत प्रदर्शन था। अब सवाल है कि केंद्र में बीजेपी सत्ता में है पर राज्य में हारी क्यों? इसके पीछे एक कारण बताना मुश्किल होगा, लेकिन चुनावी विश्लेषण का कहना है कि इसमें 3 बड़े फैक्टर लगातार सामने आए हैं। पहला, जातीय समीकरण, दूसरा संविधान और तीसरा आरक्षण और स्थानीय मुद्दे। रॉयटर्स की चुनावी रिपोर्ट में नेताओं, एक्सपर्ट और मतदाताओं से बातचीत के आधार पर कहा गया की मांग उठ रही है। वहीं अखिलेश यादव की तरफ से भी इंडिया ब्लॉक के साथ चुनाव लड़ने की बात सामने आई है, लेकिन सीटों का बंटवारा सबसे बड़ी परीक्षा होगी। यानी राहुल गांधी और अखिलेश यादव के सामने असली चुनौती सिर्फ साथ आने की नहीं, बल्कि वोट को बूथ तक साथ ले जाने की भी है। अब आता है सबसे दिलचस्प नाम, चंद्रशेखर आजाद। 2024 में उन्होंने नगीना से जो किया, उसने यूपी की दलित राजनीति में एक नई चर्चा पैदा कर दी। चंद्रशेखर आजाद ने 5,12,552 वोट यानी 51.19% वोट हासिल किए और बीजेपी के ओम कुमार को 1,51,473 वोटों से हराया। सपा के उम्मीदवार को सिर्फ 10.22% वोट मिले, बीएसपी को 1.33%। यानी नगीना सिर्फ एक सीट की जीत नहीं, इसने यह संकेत दिया कि दलित राजनीति में बीएसपी के अलावा एक नया राजनीतिक चेहरा अपनी जगह बना सकता है। अब अगर 2027 में चंद्रशेखर और सपा साथ आते हैं तो फायदा क्या हो सकता है? सबसे बड़ा फायदा है दलित वोटों के बंटवारे को रोकना। सपा को एक ऐसा दलित चेहरा मिल सकता है जिसकी अपनी राजनीतिक पहचान है, और चंद्रशेखर के लिए सपा के साथ आने का फायदा ये होगा कि उन्हें अकेले लड़कर वोट काटने वाली पार्टी होने के आरोप से बचने का मौका मिल जाएगा। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि सपा और एएसपी गठजोड़ की इसी संभावित उपयोगिता की ओर इशारा किया है, लेकिन यहाँ भी खतरा है। चंद्रशेखर की ताकत अभी मुख्य रूप से कुछ इलाकों और दलित युवाओं के बीच दिखाई देती है। नगीना की जीत को पूरे यूपी के वोट में बदल देना ये आसान नहीं होगा। तो आखिर यूपी का माहौल कह क्या रहा है? मेरी नजर में सही शब्द है प्रतिस्पर्धा। बीजेपी अभी भी बेहद मजबूत संगठन और सत्ता के साथ मैदान में है। सपा ने 2024 में साबित किया कि वो यूपी में सबसे बड़ी विपक्षी ताकत बनी है। कांग्रेस वापसी की कोशिश में है और चंद्रशेखर आजाद ने दलित राजनीति में अपना अलग स्पेस बना लिया है। अब 2027 की असली लड़ाई सिर्फ बीजेपी बनाम सपा नहीं होगी, ये लड़ाई होगी बीजेपी का सामाजिक गठजोड़ बनाम सपा का पीडीए, कांग्रेस की वापसी और दलित वोट पर चंद्रशेखर आजाद की दावेदारी। और यही वजह है कि 2027 का यूपी चुनाव अभी से दिलचस्प हो गया है, क्योंकि 2024 ने एक बात तो साफ कर दी है कि यूपी में कोई भी पार्टी ये मानकर नहीं चल सकती कि उसका वोट हमेशा उसके साथ रहेगा।
अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या पुरानी साइकिल में नया पंचर काम करेगा? कांग्रेस की कोशिश है कि वो ओबीसी वोटरों को अपनी ओर खींचकर उत्तर प्रदेश में अपनी खोई हुई जमीन वापस पा सके। पार्टी ने जाति जनगणना, सामाजिक न्याय, सम्मेलन, ऐतिहासिक नेताओं की विरासत और राम मंदिर चंदा चोरी जैसे कई मुद्दों को एक साथ उठाया है। यूपी चुनाव 2027 में ओबीसी वोट सबसे अहम भूमिका निभाएगा। कांग्रेस को सभी उपजातियों को एक साथ लाना होगा, जो आसान नहीं है। साथ ही पार्टी को एक मजबूत ओबीसी चेहरा भी देना होगा, जो इन वोटरों को भरोसा दिला सके। क्योंकि ये एक चीज समझने वाली है और वो ये है कि यूपी की जनता ना राजनीति की खूब जबरदस्त खिलाड़ी है और वो बढ़िया जानती है कि कैसे कौन उसके हित के लिए आया है और कौन अपने। खैर, देखते हैं कि नतीजा क्या निकलता है। आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं कि इस बार आपको यूपी इलेक्शन में क्या नजर आ रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। आपके साथ मैं थी मान्या शर्मा। अगर आपको ये खबर पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।